गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, पॉलिटी क्लास को। और संविधान में हम आगे बढ़ते हैं संसद के बारे में। तो संसद का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि संसद के टॉपिक में जो संसद दिया गया है वो संविधान के भाग 5 में दिया गया है। संविधान के कौन से भाग में दिया गया है? भाग 5 में। और भाग 5 में क्या है? संघ। संघ यानी कि केंद्र। और केंद्र के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ते हैं संसद के बारे में। तो संसद संविधान के भाग 5 में दिया गया है और भाग 5 के दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद के बारे में दिया गया है। ये हमारी नई संसद की बिल्डिंग है, इसके बारे में हम आगे से पढ़ेंगे। तो ये नया स्ट्रक्चर है। आगे हम देखते हैं कि संसद अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि हमारी संसद के 3 अंग होंगे। 3 अंग यानी हमारी संसद जो दे रखी है अनुच्छेद 79 में है, उसके 3 अंग हैं। और 3 कौन कौन हैं? राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं और लोकसभा है। अभी हम राष्ट्रपति को साइड में रखते हैं और अभी हम 2 अंग समझते हैं। तो देखिए, संसद है हमारी और संसद में 2 अंग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। यानी यूं कहूं कि ये 2 क्या हैं? सदन हैं। और इन सदनों में बैठने वाले सदस्य सांसद हैं, जिन्हें एमपी बोला जाता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। संसद सदस्य या सांसद बोला जाता है। अब देखिए, हमारी संसद में वैसे तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति को उसका अभिन्न अंग माना जाता है। क्या माना जाता है? अभिन्न अंग माना जाता है। तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारी संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। कौन कौन से हुए? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। हमारी संसद में कितने सदन हैं? याद रखिएगा, सदन की बात करता है तो ये 2 सदन हैं। और अंग की बात करता है तो ये तीनों अंग हैं। अब राष्ट्रपति इसके अभिन्न अंग क्यों माने जाते हैं? राष्ट्रपति ना राज्यसभा के सदस्य होते हैं ना लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो दोनों के सदस्य नहीं है, मतलब सांसद नहीं है। फिर भी इसके अभिन्न अंग क्यों माने जाते हैं, वो हम देखते हैं कि इसके अभिन्न अंग क्यों माने जाते हैं। राष्ट्रपति जब तक किसी विधेयक पर जो लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया हो उसे अधिनियम नहीं बना सकते। जैसे जब भी कोई विधेयक आता है, ध्यान रखिएगा, विधेयक विधेयक का मतलब है एक बस प्रस्ताव, एक प्रस्ताव है, मतलब एक ड्राफ्ट है। जब ये विधेयक संसद से पास हो जाता है, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है, तो ये जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति इसे यस बोल देते हैं, मतलब इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो अब ये बन जाता है अधिनियम, यानी कि कानून। तो मतलब कच्चा ड्राफ्ट आता है उसे क्या बोलते हैं? विधेयक। वो संसद से पास होने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही अधिनियम बन पाता है, कानून बन पाता है। तो मतलब विधेयक से लेकर अधिनियम का जो सफर है वो कहां से गुजरता है? एक संसद से गुजरता है और फिर राष्ट्रपति से गुजरता है। तो मतलब राष्ट्रपति जब तक उस पर हस्ताक्षर ना करें तब तक वो विधेयक, अधिनियम या यूं कहूं कि कानून नहीं बन सकता।
अगली बात है, राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाते हैं। संसद, जब भी संसद वर्ड इस्तेमाल होगा मतलब हम लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं। तो संसद का सत्र बुलाते हैं, तो संसद का सत्र बुला सकते हैं, उस संसद के सत्र को समाप्त कर सकते हैं। तो मतलब राष्ट्रपति ही तय करते हैं कि संसद का सत्र कब बुलाया जाएगा और कब उसे समाप्त किया जाएगा। इसके साथ साथ लोकसभा को भंग करना, लोकसभा को कब भंग करना है ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं। हालांकि ये सारे काम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या यूं कहूं कि मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। इसी के अलावा अगर कभी ऐसा हो, अगर कभी ऐसा हो कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है और कानून बनाना जरूरी है, ये हम राष्ट्रपति के टॉपिक में पढ़ चुके हैं पीछे, और सत्र चल नहीं रहा है और कानून बनाना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं जिसे हम अध्यादेश कहते हैं। तो मतलब कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रोल राष्ट्रपति का भी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना विधेयक अधिनियम नहीं बनता है, राष्ट्रपति के बिना राष्ट्रपति के बुलाने पर ही संसद का सत्र आता है, संसद का सत्र समाप्त होता है, संसद नहीं लोकसभा को भंग कर सकते हैं। याद रखिएगा, अब हमने यहां दोनों जगह संसद शब्द इस्तेमाल किया है, मतलब संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सत्र बुलाना और दोनों के सत्र की समाप्ति। लेकिन यहां हमने संसद शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, संसद को भंग करना। संसद को भंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि संसद के दो अंग हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसे भंग नहीं किया जा सकता। तो भंग सिर्फ किसे किया जा सकता है? लोकसभा को। तो यहां याद रखिएगा, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, संसद को नहीं। तो लोकसभा भंग हो सकती है, संसद नहीं। क्लियर है? और अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इन्हीं सब शक्तियों के कारण उन्हें संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। अब हमने देखा अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 में क्या दिया गया है? संसद, और संसद के 3 अंग दिए गए हैं, इनमें से राष्ट्रपति उसके अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं हैं फिर भी उसके अभिन्न अंग हैं। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम राज्यसभा से। हमने 79 में पढ़ा संसद, संसद के 3 अंग, तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हम पीछे ही पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 52 में। अब आता है राज्यसभा, राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोकसभा को पढ़ेंगे अनुच्छेद 81 में। तो अब यहां हम राज्यसभा के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो राज्यसभा है जो संसद का उच्च सदन है, तो राज्यसभा को क्या बोलेंगे? उच्च सदन। और लोकसभा क्या हो जाएगा? निम्न सदन। तो उच्च सदन क्या है? राज्यसभा है। अब राज्यसभा की आवश्यकता क्यों है? राज्यसभा क्या है? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब राज्य, हमारा जो देश है वो संघीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है। मतलब यहां पर केंद्र भी होगा और यहां पर राज्य भी होगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होगा, कुछ शक्तियां राज्यों को दी गई हैं और कुछ शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? हम संघीय व्यवस्था बोलते हैं। अब देखिए, केंद्र में हमारे यहां है संसद, और संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। अब लोकसभा में जो लोग चुने जाएंगे उनको सीधा जनता चुनती है, सीधा जनता चुनती है। तो जनता के प्रतिनिधि पहुंच गए लोकसभा में, यानी कि संसद में, यानी कि केंद्र में। तो अब राज्यों की बात कैसे पहुंचे? जनता ने अपनी बात लोकसभा के थ्रू संसद में पहुंचा दी, यानी केंद्र में पहुंचा दी। अब राज्य अपनी बात कैसे कह सकें? क्योंकि यहां संघीय व्यवस्था है, राज्यों को भी तो समस्याएं हो सकती हैं।
तो राज्य अपने प्रतिनिधियों के द्वारा ये बात पहुंचाते हैं राज्यसभा में, यानी राज्यों के प्रतिनिधि किस में बैठते हैं? राज्यसभा में। और जनता के प्रतिनिधि किस में बैठते हैं? लोकसभा में। क्लियर हुआ? तो उच्च सदन है, उच्च सदन राज्यसभा है, और राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं, राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं। लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं। अगली बात, पहली राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ, या यूं कहूं कि राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। अब राज्यसभा कैसा सदन है? एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, मतलब इसे भंग नहीं कर सकते हैं, इसे भंग नहीं कर सकते हैं, स्थायी सदन है। अब इसकी प्रक्रिया कैसे चलती है वो हम आगे पढ़ेंगे कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए आ जाते हैं, वो हम अभी जस्ट आगे पढ़ेंगे। तो इसका 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। ये एकदम फैक्ट है, तथ्य है, बिल्कुल रटना है। तो 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन होता है और 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक होती है। राज्यसभा के बारे में है ये। आगे हम बढ़े तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। देखिए, शब्द आते हैं निर्वाचित, नियुक्त और मनोनीत। निर्वाचित तो वो होता है जिसमें कोई इलेक्शन हुआ हो, जैसे एमएलए का इलेक्शन, एमपी का इलेक्शन। ये नियुक्त मतलब कोई अपॉइंट करे, जैसे नौकरी में अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, नियुक्ति पत्र मिलता है, तो इस तरह से नियुक्त, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। एक होता है मनोनीत, मतलब नियुक्ति में एक प्रक्रिया का पालन करना होता है कि नियुक्त किसे किया जाएगा। लेकिन मनोनीत, मनोनीत वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि वो किसे मनोनीत करते हैं, मतलब अपने मन से किसको नियुक्त कर दें, उसे बोलते हैं मनोनीत। तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ये जो 12 सदस्य होते हैं, इन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल, इनका विशेष अनुभव होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जो समाज सेवा, कला, साहित्य, खेल, ऐसे विज्ञान, ऐसे जगत से पारंगत या अनुभवी लोग हों, उन्हें नियुक्त किया जा सकता है, मनोनीत किया जा सकता है। चुनाव देखें तो इनका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पद्धति, जिसके बारे में हम राष्ट्रपति के चुनाव में पहले ही समझ चुके होते हैं। मतलब ए, बी और सी 3 लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो जो भी इन्हें वोट डालने जाएगा वो तीनों को ही वोट देगा, चाहे इसे पहली प्राथमिकता दे, इसे तीसरी प्राथमिकता दे, इसे दूसरी प्राथमिकता दे, मतलब वोट सभी को देने होंगे। कोई एक्स नाम का आदमी गया वोट डालने के लिए, 3 कैंडिडेट खड़े हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि एक को वोट देकर आ जाएगा, वो वोट सभी को देगा, लेकिन प्राथमिकता तय करेगा कि मेरी पहली प्राथमिकता एक्स है, पहली दूसरी प्राथमिकता वाई है, तीसरी जेड है, इस तरह करके प्राथमिकता निर्धारित करता है। अब इनकी जो सीटें हैं, राज्यसभा की जो सीटें हैं, उनका आवंटन हुआ है चौथी अनुसूची के अनुसार। हम तीसरी अनुसूची बार बार पीछे पढ़ते आए हैं, उसमें शपथ दी गई है, शपथ कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री वगैरह शपथ लेते हैं, तो उनके प्रारूप हैं। और चौथी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? चौथी अनुसूची में दिया हुआ है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा की जो सीटों का बंटवारा है वो कौन सी अनुसूची में दिया गया है? चौथी अनुसूची में। और ये जनसंख्या पर आधारित है। इसका मतलब क्या है वो समझें। देखिए, अमेरिका में, यूएसए, अमेरिका में एक सिद्धांत है उनके उच्च सदन का
कि वहां पर हर राज्य के 2 कैंडिडेट जाते हैं, हर राज्य के 2 कैंडिडेट हो जाते हैं। अब वो राज्य बड़ा है या छोटा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर राज्य के 2 प्रतिनिधि वहां की राज्यसभा में यानी वहां के उच्च सदन में बैठते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि हर राज्य से 2, 3, 4 या फिक्स कैंडिडेट जाएंगे। यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर है, बड़ा राज्य है तो ज्यादा प्रतिनिधि, छोटा राज्य है तो कम प्रतिनिधि। तो मतलब हमारे यहाँ जो सीटों का आवंटन किया गया है वो राज्यों के आधार पर फिक्स ना हो करके किस आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर है। मतलब राज्य बड़ा, जनसंख्या बड़ी तो ज्यादा प्रतिनिधि होंगे, जनसंख्या कम होगी तो कम प्रतिनिधि होंगे। यहाँ क्षेत्रफल से भी फर्क नहीं है कि अगर राज्य बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन जनसंख्या कम है तो प्रतिनिधि कम ही जाएंगे। तो प्रतिनिधि किस आधार पर जाएंगे, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि जाएंगे। आगे हम देखते हैं राज्यसभा की संरचना, कि राज्यसभा का स्ट्रक्चर क्या है, कितने कितने सदस्य कहां कहां से जाते हैं। तो अब हम एक चीज समझ चुके हैं कि राज्यसभा में जो सदस्य जाएंगे वो क्या होंगे, राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। और ये राज्यों के प्रतिनिधि कौन चुनकर भेजेगा, उन राज्यों के एमएलए, उन राज्यों के एमएलए। तो देखिए राज्यों में विधानसभा होती है और विधानसभा में विधायक होते हैं जिन्हें हम एमएलए बोलते हैं। तो राज्य की विधानसभा के जो एमएलए हैं वो जिन सदस्यों को चुनकर भेजते हैं वो राज्यसभा के सांसद बनते हैं। तो राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हें कौन चुनकर भेजता है, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य यानी एमएलए। अब यहां एक चीज याद रखनी है कि हमारे यहां सिर्फ राज्यों में ही विधानसभा नहीं है, हमारे यहां कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, इसे हम यहां समझते हैं। तो यहां पर यह चीज हुई कि राज्यों के प्रतिनिधि जाएंगे, राज्यों के प्रतिनिधि जाएंगे। अब ये राज्यों के प्रतिनिधि किस में से जाएंगे, ये विधानसभा में से जाएंगे, विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे। अब विधानसभा के सदस्य क्या होते हैं, एमएलए। अब हमारे यहां विधानसभा राज्यों में भी है और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी है, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। तो देखिए वर्तमान में हमारे यहां 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्यों में सभी में विधानसभा है, लेकिन सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है। विधानसभा कितने में है, 3 में है। और 3 कौन कौन से हैं, दिल्ली है, पुदुचेरी है और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर। तो मतलब हमारे यहां से जो राज्यों की विधानसभा में, सॉरी, विधानसभा से राज्यसभा में जाएंगे, उनमें भाग कुल कितनी विधानसभा लेंगी, 28 विधानसभा तो राज्यों की भाग लेंगी और 3 विधानसभाएं भाग लेंगी केंद्र शासित प्रदेशों की। तो हमारे देश में कुल कितनी विधानसभाएं, देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे देश में कुल कितनी विधानसभा हैं। तो 28 तो राज्यों में हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, यानी कुल 31 विधानसभाएं हमारे देश में हैं। और इन विधानसभाओं के जो बैठने वाले सदस्य हैं जिन्हें हम एमएलए बोलते हैं, ये एमएलए वोट डालेंगे और वोट डालकर चुनेंगे राज्यसभा के सदस्यों को यानी एमपी को, यानी सांसदों को। तो क्लियर हुआ, सांसदों को, राज्यसभा के सांसदों को कौन चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं। एमएलए कहां के चुनते हैं, विधानसभाओं के। और हमारे देश में कुल कितनी विधानसभाएं हैं, 28 तो राज्यों में हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। ये सारे विधानसभाओं के एमएलए चुनकर भेजते हैं राज्यसभा के सांसदों को।
आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हमें क्लियर हो गया कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कहाँ से आएंगे चुनकर, उनको वोट कौन डालेंगे, एमएलए डालेंगे, एमएलए डालेंगे। तो हमारे देश में अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ 245 है, यानी 5 सीटें अभी खाली चल रही हैं। तो 250 अधिकतम हो सकती है और वर्तमान में कितनी है, 245 है। अब देखिए यहां पर मनोनीत हम पढ़ चुके हैं कि 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं। और बाकी निर्वाचित होंगे 238 होना ये चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ 5 सीट कम है, तो 5 सीट कम है तो मनोनीत तो 12 ही हो रहे हैं, लेकिन निर्वाचित इलेक्शन से 238 238 की जगह कितने होंगे, 233 होंगे। ये गलत लिखा हुआ है, 233 होंगे। क्लियर हुआ। तो 12 मनोनीत हुए और 233 कितने कैसे हुए, निर्वाचित हुए। अब जो ये निर्वाचित होंगे ये हम पढ़ चुके हैं कि ये कहां से आएंगे, या तो राज्यों से आएंगे या केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। तो इन 233 को हम डिवाइड करें तो 225 तो आएंगे राज्यों से, और राज्यों से 225 आएंगे कितनी विधानसभाओं से, 28 विधानसभाओं से। और केंद्र शासित प्रदेशों से 8 आएंगे, और ये 8 कितनी विधानसभाओं से आएंगे, 3 विधानसभाओं से। अब देखिए ये 3 विधानसभाएं कौन कौन सी हैं, हम पढ़ चुके हैं, दिल्ली, तो दिल्ली से 3 आएंगे, पुदुचेरी से 1 आएगा, और जम्मू कश्मीर से 4 आएंगे। इस तरह करके 8 आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ये स्ट्रक्चर वो है जो अधिकतम हो सकता है, और ये स्ट्रक्चर वो है जो वर्तमान में है। तो हम वर्तमान में है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा में हो सकती है 250, वर्तमान में कितनी है, 245। इस 245 में से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और बाकी 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, यानी इलेक्शन होता है उनका। कहां से होता है, विधानसभाओं से होता है। तो 233 इलेक्शन होता है, लेकिन इलेक्शन भी 2 जगह से होता है। एक तो राज्यों की विधानसभाओं से, तो राज्यों की विधानसभाओं से इलेक्शन होता है 225 सीटों पर, और 225 सीटों पर जो इलेक्शन होता है कितनी विधानसभाएं भाग लेती हैं उसमें, वो विधानसभाएं भाग लेती हैं 28। अब बाकी दूसरी तरफ देखें, केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सीट, 8 सीट कितनी विधानसभाओं से आती हैं, 3 विधानसभाओं से आती हैं। 3 विधानसभा, दिल्ली तो दिल्ली से 3, पुदुचेरी से 1, और जम्मू कश्मीर से 4 सीट। इस तरह करके हमारे यहाँ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर सांसद राज्यसभा के बनते हैं। तो यहाँ क्लियर हुआ कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं 2 तरह के होंगे, मनोनीत होंगे और निर्वाचित होंगे। तो मनोनीत राष्ट्रपति कर देंगे, निर्वाचित विधानसभाओं से आएंगे। अब निर्वाचित भी 2 तरह के होंगे, राज्यों से होंगे या केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। क्लियर है ये स्ट्रक्चर। आगे हम देखते हैं अब राज्यसभा के बारे में। देखिए 2003 से पहले राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए उसकी चुनाव प्रक्रिया में कुछ अलग चीजें थी, और 2003 में उनमें संशोधन कर दिया गया, परिवर्तित कर दी गई। तो 2003 में क्या परिवर्तन कर दिया गया वो समझें। राज्य का मूल निवासी होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। मान लीजिए आप राजस्थान की विधानसभा सीट से, राजस्थान से आप, कोई कैंडिडेट है ए, और उसे चुनाव लड़ना है राज्यसभा का। तो पहले बाध्यता थी कि उसी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, यानी राजस्थान का कोई मूल निवासी है तो वो ही राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता था। लेकिन अब वो बाध्यता समाप्त कर दी गई, यानी यूं कहें कि अब बंगाल का कोई व्यक्ति भी राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो मतलब उसी राज्य का निवासी होने की बाध्यता अब समाप्त हो गई है। दूसरी बात, पहले गुप्त मतदान था, छुपाकर मतदान होता था, लेकिन अब मतदान खुला मतदान कर दिया गया।
तो ये दो बड़े परिवर्तन राज्यसभा के चुनावों से संबंधित 2003 में कर दिए गए थे। तो मतलब पहला, राज्य का निवासी होने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। दूसरी, खुले मतदान, गुप्त मतदान की जगह खुले मतदान की व्यवस्था कर दी गई है। आगे देखें, राज्यसभा क्यों जरूरी है? राज्यसभा क्यों जरूरी है? तो देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि हमारे यहां संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था में केंद्र है और राज्य है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि इन राज्यों को भी केंद्र में वैल्यू मिल सके, इन राज्यों को भी केंद्र में वैल्यू मिल सके, इसलिए राज्यसभा जरूरी है, ताकि राज्य अपनी बात केंद्र में पहुंचा सकें। और केंद्र में क्या है? संसद है। और संसद में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा में जनता पहुंच रही है, तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि जा सकें। तो मतलब हमें संघीय ढांचे की वैल्यू बनी रहेगी, जिससे राज्य अपनी बात केंद्र तक पहुंचा सकें, इसलिए राज्यसभा जरूरी है। लेकिन दूसरी बात, पहली बात तो हो गई संघीय ढांचा, मतलब हमारी संघीय व्यवस्था है वो बनी रहे, इसके लिए जरूरी है। दूसरी बात है जल्दबाजी को रोकना। ये माना जाता है कि लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, तो वहां पर कम उम्र के 25 साल का कोई व्यक्ति भी लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो वो जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले लें, इसके लिए कोई एक दूसरा सदन होना चाहिए जिसमें थोड़े सीनियर लोग रहें और सीनियर लोग उन्हें सलाह दे सकें या उनकी जल्दबाजी को रोक सकें। इसके लिए भी राज्यसभा बनाई गई है। तो मतलब अगर लोकसभा कोई जल्दबाजी में फैसला ले, तो उसे चेक करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए राज्यसभा है, तो ताकि वो जल्दबाजी को रोक सके। तो इसीलिए उसे विलंबकारी सदन बोला जाता है। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? विलंबकारी सदन, क्योंकि ये थोड़ा सा डिले कर देता है लोकसभा के काम को। क्लियर है? अब देखिए, यहां लोकसभा की तुलना में इसके पास कम शक्तियां हैं। लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां क्यों दी गई हैं वो समझिए। हमारा देश क्या है? लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। और लोकतंत्र है तो यहां किसकी वैल्यू है अधिक? जनता की। एक तरफ जनता है और एक तरफ राज्य है। तो हमारे यहां लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र है तो जनता की वैल्यू होनी चाहिए ज्यादा। अब जनता की वैल्यू किस में है? जनता के प्रतिनिधि कहां पर हैं? जनता के प्रतिनिधि हैं लोकसभा में, और राज्यों के प्रतिनिधि हैं राज्यसभा में। अब दोनों में संघर्ष है कि राज्यों के प्रतिनिधियों को ज्यादा वैल्यू रहे, उनके पास ज्यादा पावर रहे, या जनता के प्रतिनिधियों के पास ज्यादा पावर रहे। तो हमारे यहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जनता का शासन है। तो जनता का शासन है तो शक्तियां किसके पास ज्यादा हों? जहां पर जनता के प्रतिनिधि हों। इसीलिए जनता के प्रतिनिधि लोकसभा में हैं, तो लोकसभा के पास ज्यादा पावर दी गई है, राज्यसभा के पास कम पावर दी गई हैं, क्योंकि इसमें राज्यों के प्रतिनिधि हैं, ना कि जनता के प्रतिनिधि। तो क्लियर हो गया? एक तरफ जनता के प्रतिनिधि हैं और एक तरफ राज्यों के प्रतिनिधि हैं। अब हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो जनता के प्रतिनिधियों को ज्यादा महत्व देना है, ज्यादा शक्ति देनी है, इसीलिए लोकसभा को ज्यादा शक्ति दी गई है, राज्यसभा को कम शक्ति दी गई है। राज्यसभा एक विलंबकारी सदन है जो जल्दबाजी को रोकता है और संघीय ढांचे के लिए जरूरी है, इसलिए राज्यसभा बनाई गई है। अब देखें इसकी निर्वाचन पद्धति। इसकी निर्वाचन पद्धति हम पीछे पढ़ चुके हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उनके द्वारा चुनाव होता है, मतदान होता है, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति इस्तेमाल की जाती है। मतलब ए, बी और सी तीन कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए हैं, एक्स, वाई और जेड तीन कैंडिडेट वोट डालने गए हैं। तो ये वोट डालेंगे तो मान लीजिए इसे पहली प्राथमिकता देते हैं, इसे दूसरी, इसे तीसरी। ये गए, इन्होंने भी बोला ये मेरी पहली प्राथमिकता है, ये मेरी तीसरी प्राथमिकता है, ये दूसरी।
ये गए, ये बोलते हैं मेरी दूसरी प्राथमिकता है, ये तीसरी है और ये पहली प्राथमिकता है। तो मतलब जो भी वोट डालेगा वो सभी को वोट डालेगा, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर डालेगा। और इस प्रक्रिया को सबसे पहले टॉमस हेयर ने 1859 में खोजा था, इसलिए इसे हेयर मॉडल कहा जाता है। क्या मॉडल बोला जाता है इसको? हेयर मॉडल। और इसी प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रक्रिया इन्हीं चुनाव में भाग ली जाती है। हम जनता जब एमएलए चुनती है तब इस प्रक्रिया का पालन नहीं करती है। हमें तो जिसे वोट देना होता है हम सीधा उसी पर मोहर लगाते हैं या उसी पर ईवीएम में क्लिक करते हैं। तो मतलब हम सीधा वोट एक को ही देते हैं, सभी को वोट प्राथमिकता के आधार पर नहीं देते हैं। ये प्रक्रिया किसमें इस्तेमाल की जाती है? राज्यसभा में इस्तेमाल की जाती है। अब देखें सदस्यों के लिए योग्यता। तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यता अनुच्छेद 84 में दी गई है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वो भारत का नागरिक हो। याद रखिएगा, नागरिक लिखा हुआ है, निवासी नहीं लिखा हुआ है। निवासी नहीं लिखा हुआ है। मतलब अगर एग्जाम में एक ऑप्शन मिले भारत का निवासी हो तो वो गलत है। निवासी और नागरिक में क्या फर्क है वो समझते हैं। कोई पाकिस्तान का या अमेरिका का व्यक्ति भारत में अगर निवास कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता। उसे नागरिक होना जरूरी है। और नागरिक के पास क्या होती है? नागरिकता। यानी वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसके पास भारत की नागरिकता हो, सिर्फ निवासी होना पर्याप्त नहीं है। तो जब भी ये योग्यताएं दी जाएं, एक पल के लिए सोचना है कि यहां निवासी लिखा हुआ है या नागरिक लिखा हुआ है। अगर निवासी लिखा हुआ है तो गलत है, नागरिक लिखा हुआ है तो सही है। तो भारत का नागरिक हो, निवासी होना पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात, न्यूनतम आयु 30 वर्ष। अब हम लोकसभा जब पढ़ेंगे तो वहां न्यूनतम आयु 25 वर्ष पढ़ेंगे। तो उच्च सदन है, सीनियर लोग होने चाहिए, तो यहां न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। उसके अलावा अगर संसद कोई और योग्यता निर्धारित करे इनके लिए तो वो अन्य योग्यताएं भी इसमें शामिल होंगी। तो मतलब पहला, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, जिसकी आयु 30 वर्ष हो चुकी हो। याद रखिएगा, ये 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 30वीं साल में चल रहा है। 30 साल पूरी हो जानी चाहिए। और उसके अलावा अन्य कोई योग्यताएं जो संसद निर्धारित करे, वो योग्यताएं आवश्यक हैं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। आगे हम देखें कि सदस्यों का कार्यकाल। अब देखिए यहां चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहां चीजें महत्वपूर्ण क्यों हो जाती हैं? दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल। दूसरा आएगा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। और एग्जामिनर क्या करता है? दूसरा ना देकर पहला दे देता है, राज्यसभा का कार्यकाल। और उसमें पहला ऑप्शन मिलता है 6 वर्ष, और स्टूडेंट उसी को चुन लेता है। तो हम देखें कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित है। अनिश्चित क्यों है? क्योंकि राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है, जिससे भंग नहीं किया जा सकता। एक बार इसका गठन हो गया है 3 अप्रैल को 1952 में, अब बार बार इसका गठन नहीं होगा। एक बार गठन हो गया, अब कंटिन्यू चल रहा है, स्थायी सदन है। तो इसलिए राज्यसभा का कार्यकाल कैसा हुआ? अनिश्चित, तय नहीं है, अनिश्चित काल है। लेकिन इसके सदस्य का कार्यकाल है 6 वर्ष।
तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अलर्ट होना है कि वो राज्यसभा का कार्यकाल दे रहा है या राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। एग्जाम में मिलेगा आपको राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। पहला ऑप्शन मिलेगा 6 वर्ष और एक ऑप्शन मिलेगा अनिश्चित काल। और स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करेगा, 6 वर्ष कर देगा। तो 6 वर्ष नहीं है राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल तो अनिश्चित काल है, अनिश्चित है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। अब ये 6 वर्ष कैसे हैं और ये स्थायी सदन के तौर पर कैसे काम करता है उसे हम समझते हैं। ऐसे समझिए, मान लीजिए 90 सीट है, उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं हम, 90 सीट हैं। सबसे पहले 1952 में गठन हुआ और 90 सीट पूरी भर दी गई। उसके 2 साल बाद 1954 में एक तिहाई सदस्य यानी 1/3 सदस्य यानी रिटायर हो गए। तो यार 1/3 कितने सदस्य हुए इसके, 30। तो 30 सदस्य रिटायर हो गए। अब वो जो शुरुआत में 30 सदस्य रिटायर हुए थे उनका कार्यकाल 2 ही साल रखा गया था, क्योंकि अगर ऐसी व्यवस्था नहीं करें तो कभी भी ये स्थायी सदन नहीं बन पाता। तो 30 लोग रिटायर हो गए और उनकी जगह 30 नए आ गए। अब यहां देखिए 1956 आया, 1956 में 30 लोग फिर रिटायर हो गए। तो यहां से यहां तक जो गया उसका कार्यकाल 2 वर्ष रहा। यहां से लेकर यहां तक जो गया उसका कार्यकाल 4 वर्ष रहा। अब आता है 1958 और 30 लोग फिर यहां रिटायर हो गए और उनकी जगह 30 लोग फिर नए आ गए। तो यहां से यहां तक कार्यकाल पूरा कितना हो गया, 6 वर्ष का हो गया। अब अगले साल 2 साल बाद 1960 आता है। अब जो यहां चुने गए थे उन्होंने अपना कार्यकाल 6 वर्ष पूरा कर लिया और वो रिटायर हो गए। तो मतलब हर 2 साल में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह 1/3 सदस्य नए चुन लिए जाते हैं। और इस तरह से हर 2 साल बाद 1/3 रिटायर हुए, 1/3 नए चुन लिए गए, 1/3 रिटायर हुए, 1/3 नए चुन लिए गए। और इस तरह से इनके कभी भी फिक्स इलेक्शन नहीं हो पाते हैं। तो कभी भी इसका कार्यकाल राज्यसभा का पूरा नहीं होता है। उसके सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है 6 साल और वो रिटायर हो जाते हैं। तो मतलब इस तरह से पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि राज्यसभा जो स्थायी सदन है इसके सदस्य का कार्यकाल या कितने सदस्य कितने समय में रिटायर हो जाते हैं। तो याद रखना है, हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, नए चुन लिए जाते हैं। और इस तरह से करके सभी अपना 6-6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके रिटायर होते हैं। याद रखिएगा, स्टार्टिंग में 1/3 सदस्यों का 2 वर्ष था और 1/3 सदस्यों का 4 वर्ष था और बाकी का फिर सभी का लगातार 6-6 वर्ष चला आ रहा है। तो इस तरह करके राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद 1/3 सदस्य 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। आगे बढ़े। अब देखिए लोकसभा। लोकसभा हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 79 अनुच्छेद 79 में दिया गया था संसद के बारे में, 80 में दिया गया था राज्यसभा के बारे में, 81 में दिया गया है लोकसभा के बारे में। अब ये कैसा सदन है, ये एक निम्न सदन है। कैसा सदन है, निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसे लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जनता चुनती है इनको, क्योंकि जनता चुनती है, इसलिए जनता के बीच में ये सदन लोकप्रिय है। क्योंकि आपने जिन एमपीज को चुनकर भेजा, उन एमपीज में से जो मंत्री बने, अब वो लोकसभा की बैठक में भाग लेते हैं तो लोग उनको देखना और सुनना पसंद करते हैं कि हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि है, हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि, क्योंकि जनता ने सीधा वोट दिया है। अब ये किस तरह से चुनकर गए हैं, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किसने चुना है, जनता द्वारा। राज्यसभा में कौन चुन रहा था, राज्यसभा में एमएलए चुन रहे थे। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में एमएलए चुनकर भेजते थे
और एमएलए को किसने चुना है? जनता ने। और फिर एमएलए किसको भेज रहे थे? राज्यसभा सदस्य को चुनकर भेज रहे थे। तो मतलब जनता ने जिनको चुना उन्होंने इनको चुना था राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में जनता डायरेक्ट चुन रही है। राज्यसभा में जनता ने जिनको चुना उन्होंने राज्यसभा सदस्यों को चुना, लोकसभा में जनता डायरेक्ट चुनती है। तो इसे कैसा बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष मतदान, जिसमें जनता ने डायरेक्ट भाग लिया हो। अब इसका गठन 17 अप्रैल 1952 को होता है। तो देखिए हमने राज्यसभा का पढ़ा, तो राज्यसभा में 3 अप्रैल को गठन होता है 1952 में, और इसका 17 अप्रैल 1952 को गठन होता है। तो लोकसभा निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, जनता डायरेक्ट इसमें मतदान करती है, यानी प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। अनुच्छेद 81 में इसके बारे में दिया गया है। अब देखिए, भारत ने जो संसद की प्रथा है वो ब्रिटेन से अडॉप्ट की है, मतलब ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और ब्रिटेन में जो संसद है वो एक जगह पर है, उस जगह का नाम है वेस्टमिंस्टर। तो ब्रिटेन की संसद कहां पर है? वेस्टमिंस्टर में है। और वेस्टमिंस्टर मॉडल को ही भारत में अपनाया गया है। तो लंदन में एक जगह है वेस्टमिंस्टर, और वेस्टमिंस्टर में ब्रिटेन की संसद है। तो उसी जैसा मॉडल भारत ने इस्तेमाल किया गया है। तो भारत की संसद ब्रिटेन की संसद जैसी है, मतलब उच्च सदन होगा, निम्न सदन होगा, दोनों के अध्यक्ष होंगे, इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं तो वो कहां से ली गई हैं? ब्रिटेन से ली गई हैं। तो भारत में जो संसद का मॉडल लिया गया है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल है। कौन सा मॉडल है? वेस्टमिंस्टर मॉडल है। और वेस्टमिंस्टर मॉडल कहां से है? ब्रिटेन से है, लंदन से लिया गया है। ये सर्वोच्च विधायी निकाय है, मतलब कानून बनाने का सर्वोच्च स्थान है। तो पवित्र स्थान है कानून के लिए। ये भारत में 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो भारत में अंग्रेजों के समय में 1935 का जो अधिनियम बना था उसमें जो संसद का मॉडल था वही मॉडल भारत में आज है। तो वही मॉडल कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ आज भी है। और ये मॉडल कहां से था? ये मॉडल था वेस्टमिंस्टर से। अंग्रेजों ने बनाया था तो अपने जैसा ही मॉडल बनाकर 1935 में भारत में दिया था। तो भारत ने उसी को आगे इस्तेमाल कर लिया गया। अब हमारे यहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है। द्विसदनीय मतलब 2 सदन हैं। तो हमारी संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। कौन कौन से सदन हैं? एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन है। दूसरा, जनता की सर्वोच्च सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, मतलब जनता के लीडर, जनता के प्रतिनिधि कहां पर हैं? लोकसभा में। क्लियर है? आगे बढ़े तो देखिए अब इसकी संरचना या इसका संगठन, जैसे हमने राज्यसभा में पढ़ा इसी तरह से लोकसभा में पढ़ते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट थी, यहां अधिकतम 252 सीट है। यहां अधिकतम कितनी सीट है? 252 सीट है। लेकिन वर्तमान में हमारे यहां 545 सीट है। अब ये स्ट्रक्चर वो है जो आदर्श रूप से होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो है हमारे यहां कितना? 545 सीट, यानी कि 7 सीट कम है। राज्यसभा में 5 सीट कम थी, यहां 7 सीट कम है। अब इन सीटों का हम बंटवारा देखें तो यहां भी कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते थे, इसी तरह से यहां 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। और वो 2 सदस्य कौन से समुदाय के होते हैं? हमने राज्यसभा में पढ़ा कला, साहित्य, संस्कृति, समाज सेवा से संबंधित लोग हो सकते हैं। यहाँ पर 2 सदस्य जो मनोनीत हो सकते हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय के हैं, मतलब जिनके माता पिता में से कोई इंडियन रहा हो, वो खुद अंग्रेज में रहे हों, या माता पिता में से कोई एक अंग्रेज हो या एक भारतीय हो। तो इस तरह का जो समुदाय है उनके 2 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं।
राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। और ये जो आरक्षण दिया गया था 2 सीटों का एंग्लो इंडियन समुदाय को, ये अनुच्छेद 331 में दिया गया था। अनुच्छेद 331 में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का आरक्षण दिया गया था। लेकिन ये जो आरक्षण है, इसे 104वां संविधान संशोधन होता है 2019 में, और इस संविधान संशोधन में इस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाता है। इस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाता है, यानी यूं समझें, अब हमारे यहां अधिकतम 545 नहीं 543 सीट रह गई हैं। 545 नहीं, कितनी सीट रह गई है? 543। क्योंकि जो मनोनीत करने वाले सदस्यों का प्रावधान था, अब वो आरक्षण समाप्त हो गया है। या यूं कहूं कि यहां एक्चुअल में आरक्षण समाप्त नहीं किया था, आरक्षण को बढ़ाया नहीं था। तो बढ़ाया नहीं था तो इसका मतलब आरक्षण समाप्त कर दिया गया। अब बाकी आते हैं निर्वाचित। अब निर्वाचित कौन करता है इनको? जनता। तो ये दो तरह से, कुछ राज्यों की विधानसभाओं में चुने जाते हैं, सॉरी, कुछ राज्यों से और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का बंटवारा किया गया है। तो देखिए, 524 सीट तो राज्यों के पास है और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 19 सीट है। अब इन 19 सीटों में किस किस तरह से बांटा गया है केंद्र शासित प्रदेशों में? तो वर्तमान में हमारे यहां केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट हैं। दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीट हैं। पुदुचेरी में और बाकी में 6 सीट हैं और लद्दाख में 1 सीट है। इस तरह करके 8 सीट लोकसभा की केंद्र शासित प्रदेशों में है और बाकी 524 सीट राज्यों में है। यानी कि वर्तमान में एक सिंपल सा एग्जाम पूछा जाता, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोकसभा की कितनी सीटों पर चुनाव होता है? कितनी सीटों पर चुनाव होता है, मतलब निर्वाचित तो कितनी सीटों पर है? ये टोटल मिलाकर के कितनी हुई? 543। तो कुल मिलाकर 543 सीटों पर इलेक्शन होता है, जिनमें से 19 सीट किसके पास है? केंद्र शासित प्रदेशों में। और 524 सीट किसमें है? राज्यों के पास है। अब देखिए, जनगणना पर सीटों का आवंटन आधारित है। तो अब इसे हम समझते हैं कि देखिए, हमारे यहां जो सीटों का बंटवारा किया गया है, यानी कि जो ये 543 सीटें बनाई गई हैं, ये जो 543 सीटें बनाई गई हैं, उसका आवंटन किस आधार पर किया गया है? तो उसका आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। इसे रट लीजिएगा, 1971 की जनगणना। तो वर्तमान में हमारे यहां जो लोकसभा की सीटें, कितनी सीटें? 543 हैं। तो 543 सीटों का जो बंटवारा किया गया है वो किस पर आधारित है? वो आधारित है 1971 की जनगणना पर आधारित। ये कैसे है, कैसे इसका एक्सटेंशन हुआ, उसे हम समझते हैं। तो देखिए, 1971 की जनगणना के बाद में 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन होता है और यह संशोधन होता है 1976 में, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा कराया जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि हम 1976 से जस्ट पहले कौन सी जनगणना हुई है? 1971 की जनगणना हुई है। तो यह तय होता है कि जो 1971 की जनगणना है, हम इसी के आधार पर सीटों का बंटवारा करेंगे और इस बंटवारे को सन 2000 तक जारी रखेंगे। मतलब सन 2000 तक हम सीटों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 543 ही रखेंगे। लेकिन उसके बाद में 42 का डबल कितना हुआ? 84। तो 42 का डबल 84। तो 84वां संविधान संशोधन होता है सन 2002 में, क्योंकि सन 2000 तक की लिमिट थी और 2002 हो गया। तो 2002 में फिर डिसाइड किया गया
कि इस लिमिट को जो 1971 की है इसे हम आगे बढ़ाएंगे और इसे 2026 तक एज इट इज रखेंगे। मतलब 2026 तक भी हम 1971 की जनगणना को ही काम में लेंगे। तो क्लियर हुआ, दो संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। डिसाइड किया गया कि सन 2000 तक हम सीटों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और जो हमारी सीटें बटी हुई हैं वो 1971 की जनगणना पर आधारित हैं, उनको हम सन 2000 तक कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिर 42 का डबल 84वां संविधान संशोधन होता है सन 2002 में और डिसाइड किया जाता है कि ये जो सीटें 1971 पर आधारित हैं हम इनकी समय सीमा और बढ़ाते हैं और सन 2000 के बाद इसे 2026 तक भी जारी रखते हैं। तो देखिए 2024 के इलेक्शन हो चुके हैं और वो इलेक्शन जो हुए हैं तो सीटें कितनी रही हैं, 543 ही रही हैं और जनगणना कौन सी है, 1971 की जनगणना। अब सन 2026 में फिर दोबारा सीटें बंटवारा होगा तो सीटें ये 543 से ज्यादा बढ़ जाएंगी और यहां पर संभावना है कि अब 2021 वाली जनगणना 1971 की जगह 2021 वाली जनगणना का इस्तेमाल किया जाए और 2021 वाली जनगणना अभी हुई नहीं है, कोरोना की वजह से रुक गई थी, तो अब वो जनगणना प्रारंभ हो चुकी है। यानी 2021 वाली जनगणना प्रारंभ होना आवश्यक है क्योंकि 2026 में सीटों का बंटवारा होना है। अब सीटें बढ़ चुकी हैं, बढ़ेंगी, 2026 में सीटें बढ़ेंगी, तो बढ़ेंगी तो संसद भवन बड़ा चाहिए और इसीलिए संसद भवन की नई बिल्डिंग पहले ही तैयार कर ली गई है। तो क्लियर हुआ संसद भवन की नई बिल्डिंग क्यों बनाई गई है, क्योंकि 2026 में सीटें बढ़नी हैं। सीटें बढ़नी है 543 से, क्योंकि 543 तो किस आधार पर चल रही हैं, 1971 के आधार पर, और जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। तो 2021 में जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी होगी 1971 से 2021 में, तो अब ये सीटें बढ़ेंगी तो ज्यादा जगह चाहिए, तो संसद भवन बड़ा चाहिए, तो बड़ा संसद भवन पहले ही बन चुका है। क्लियर है। तो हमारी जो जनगणना है, मतलब हमारी जो सीटों का बंटवारा है, किसकी सीटों का बंटवारा, लोकसभा की सीटों का बंटवारा, वो कौन सी जनगणना पर आधारित है, फिलहाल 1971 की जनगणना पर आधारित है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके निर्वाचन के बारे में पढ़ेंगे कि लोकसभा का निर्वाचन कैसे कैसे होता है। आगे लोकसभा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में, मतलब इस क्लास में अभी इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।